Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maths to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. अभी तक हमने कहानी पढ़ी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कब हुआ. ठीक है, जनवरी 1921 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो चुका था. अब हम देखेंगे कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स का इस नॉन कॉपरेशन के टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन कैसे था. अब इसमें पहला एक टॉपिक आ जाता है मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 3 मार्क का क्वेश्चन, इवन दो मतलब 5 मार्क का यूजुअली दिखता नहीं है, बट बी प्रिपेयर्ड क्योंकि 5 मार्क का पूछा जाने लायक क्वेश्चन ये है. ठीक है, अब मिडिल क्लास पॉपुलेशन की बात करें ना, तो इन्होंने ऐसा पार्टिसिपेशन दिखाया जैसे कांग्रेस ने एक्सपेक्ट किया था. वो जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, सारे लोग पूरे इंडिया अगर ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टुवर्ड्स तो फिर ब्रिटिशर्स हारेंगे. सो जैसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी कांग्रेस ने, वैसे ही पार्टिसिपेशन दिखा मिडिल क्लास पॉपुलेशन का. चालू कैसे हुआ? जो बच्चे थे, है ना, जो स्टूडेंट्स थे, कॉलेजेस जाते थे, स्कूल्स जाते थे, तो उन्होंने कॉलेजेस एंड स्कूल्स को छोड़ दिया. अब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो पढ़ेगा कौन? तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे, तो बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया. हेड मिस्ट्रेस एंड टीचर्स जो वहाँ पे पढ़ाने जाते थे, तो टीचर्स ने भी रिजाइन कर दिया, तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया. अब स्कूल कहाँ से चलता है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स से ही चलता है. अब जब जो स्टूडेंट्स है वही नहीं जा रहे, टीचर्स है वही नहीं जा रहे, तो फिर वो उस बिल्डिंग का क्या काम है? वो भी अल्टीमेटली खराब ही हो जाएगी. तो इसीलिए इन्होंने बॉयकॉट कैसे किया? इन्होंने स्कूल्स में टीचर्स ने जो थे उन्होंने टीचिंग छोड़ दी, जो बच्चे थे उन्होंने लर्निंग छोड़ दी. अब जो लॉयर्स थे, जो कोर्ट्स जाते थे, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को मतलब प्रैक्टिस करते थे अपने लीगल प्रैक्टिसेस को, तो इन्होंने लॉयर्स ने कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया, वहां जाना बंद कर दिया. जो प्रैक्टिसेस करते थे इन्होंने अपने प्रैक्टिसेस बंद कर दिए, है ना. बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे क्षेत्रों में जो काउंसिल इलेक्शंस, पहले जैसे बात हुई थी कि काउंसिल इलेक्शंस को हमें बॉयकॉट करना है, तो काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हुए, पूरे इंडिया में बॉयकॉट हुए सिवाय मद्रास के. ये मद्रास इंपॉर्टेंट प्लेस है, मैप वर्क के लिए आता है. मद्रास तमिलनाडु में एक जगह है. सो मद्रास में जो काउंसिल इलेक्शंस है वो बॉयकॉट नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये जो पार्टी थी मद्रास में, कौन सी पार्टी थी उस टाइम? जस्टिस पार्टी थी. दिस जस्टिस पार्टी वाज द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. अब पहले कैसे होता था? इवन दो ब्रिटिशर्स के पहले क्या होता था, हमारे यहाँ भी एक सोशल हायरार्कियल सिस्टम था. जैसे फ्रांस में हमने फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट देखा. हमारे यहाँ भी क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो मतलब सबसे ज्यादा पावर का कंसेंट्रेशन किसके पास था? जो इस सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर था, यानी कौन? ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स ही क्या करते थे? ब्राह्मण्स ही भगवान को बहुत ज्यादा ऐसे भगवान की पूजा पाठ वगैरह करते थे. उन्हें सोसाइटी में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता था. बहुत सारे पावर्स एंजॉय करते थे वो सोसाइटी से. बहुत ज्यादा डिग्निफाइड लोग थे, वो रिस्पेक्टेड लोग थे. तो इसीलिए ये जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी. उन्हें ऐसे लगा अगर हमें भी वो पावर चाहिए, अगर हमें भी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना है, तो हमें काउंसिल इलेक्शंस में लड़ना पड़ेगा. क्योंकि अभी तक ये जो सारी पार्टी है, ये जो सारी पावर है, ये कौन सह रहा था? ये तो ब्राह्मण्स एंजॉय कर रहे थे. लेकिन काउंसिल इलेक्शंस ने हमें एक मौका दिया है कि अब ये जो पावर है, इसको हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम भी गेन कर सकते हैं. और इनको क्या लगता है, हम इन्हीं काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दे जो हमें वो पावर देगी जो पहले ब्राह्मण्स के पास था. तो यही आइडियोलॉजी रखी जस्टिस पार्टी के लोगों ने. और मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करेंगे. इस जस्टिस पार्टी को छोड़कर बाकी सब लोगों ने क्या किया था? इसको बॉयकॉट किया था. अब ये बात हो गई ऐसे पार्टिसिपेशन. अभी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या सक्सेस रेट इसे मिला था. तो क्या होता था, हम ना फॉरेन का ही सामान यूज करते थे. जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स यानी यू आर गुड आई एम बैड वाला गुड नहीं, गुड यानी सामान होता है. तो वहां विदेश से जो सामान आया करता था, अब क्या होता था, विदेश से सामान यहाँ इंपोर्ट किया जाता था, यहाँ के मार्केट्स में बेचा जाता था, और इंडियन लोग विदेशी सामान को यूज किया करते थे. दैट वाज वेरी कॉमन. लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिक्लेरेशन हो गया, जब वो मूवमेंट जनवरी 1921 में चालू हो गया, उसके बाद ये जो फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन से, विदेश से जो सामान आता था, उसे बॉयकॉट कर दिया, यूज करना बंद कर दिया. अब यहां पे थोड़ी बनता था फॉरेन का सामान, बाहर से इंपोर्ट होता था. तो जितने भी सारे चीजें इंपोर्ट्स होते थे, ये इंपोर्ट्स पहले जितना होता था उसका आधा हो गया. देखो, जनवरी 1921 में ये मूवमेंट चालू हुआ. फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, उस टाइम तक आते आते ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है खत्म हो गया था. तो इसी एक साल के स्पैन में जो फॉरेन गुड्स पहले आया करता था, जितने क्वांटिटी में आता था, वो पूरी आधी हो गई. ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप फॉरेन गुड्स को क्या कर रहे हो? बॉयकॉट कर रहे हो. अब एक अगली चीज आ जाती है फॉरेन क्लोथ, है ना. तो होता क्या था, हम मतलब फॉरेन जो विदेश से कपड़ा बनता था उसको इंपोर्ट भी क्या करते थे, और यहाँ पे भी उन्होंने मिल्स, इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया था, जहाँ पे वो क्या करते थे, कॉटन के सस्ते सस्ते कपड़े बनाते थे. बहुत सारे बनाते थे, इसलिए सस्ते में बेच भी पाते थे. लेकिन
अभी इन्हीं फॉरेन क्लोथ्स को क्या क्या जाने लगा, बड़े बड़े बॉनफायर्स में जलाने लगा। मतलब आपके यहाँ होली का दहन होता है, वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े लकड़ियां रखे जाते हैं और बॉनफायर्स होते हैं। ऑन द सिमिलर नोट यहाँ पे भी बॉनफायर्स होते थे, लेकिन यहाँ पे लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जो फॉरेन क्लोथ्स थे, विदेश से जो कपड़े आते थे या फिर विदेशी इंडस्ट्रीज में जो कपड़े बनते थे, उनमें उनके ऐसे बड़े बड़े गट्ठे बना दिए, उनमें आग लगा दी और उनको जलाना चालू कर दिया बड़े बड़े बॉनफायर्स में। जो दारुओं की शॉप थी, लिकर शॉप्स, उनको उन पे वार किए जाने लगे, उन्हें बंद कर दिया जाने लगा। ठीक है, अब होता क्या था, वहां जो मर्चेंट्स रहते थे, वो क्या करते थे, फॉरेन क्लोथ को खरीदते थे, फॉरेन गुड्स को खरीदते थे और विदेशी सामान को फिर इधर बेच दिया करते थे मार्केट में। लेकिन मर्चेंट्स ने बोला कि हम ट्रेड करेंगे, सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे, लेकिन वो विदेशी सामान के साथ हम डील नहीं करेंगे। ठीक है, सो मर्चेंट्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन क्लोथ। अब अगर मैं इन फॉरेन क्लोथ्स की बात करूं तो पहले फॉरेन क्लोथ्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते थे, है ना, फॉरेन से मंगाए भी जाते थे। यहाँ पे जो फॉरेन ने क्या, मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली थी और फिर इन्हीं इंडस्ट्रीज में कपड़े बनते थे और मार्केट्स में जाके जो हम एवरीडे इंडियन पीपल थे वो उसे पहना करते थे। लेकिन लोगों ने बोला कि हम फॉरेन क्लोथ्स ही नहीं खरीदेंगे, तो इसीलिए उनकी जो वैल्यू पहले 102 करोड़ थी वो आधी हो गई, लगभग पूरा 57 करोड़। मतलब बहुत बड़ा लॉस सहन किया इन लोगों ने इस एस्पेक्ट्स में भी। ठीक है, अभी ये सारी चीजें आती है सक्सेस स्टोरीज, है ना, फॉरेन के सामान को भी खराब कर रहे हैं, जला रहे हैं, उनमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं, फॉरेन क्लोथ्स को भी खराब कर रहे हैं, हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी बॉयकॉट कर लिया, वाह मजे मजे, अब तो ब्रिटिशर्स की वाट लग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कुछ चैलेंजेस भी थे जो हमारे इंडियंस ने फेस किए थे। वो चैलेंजेस क्या थे, तो अभी फॉरेन का कपड़ा ना पहने तो कहाँ का कपड़ा पहने, फूल पत्ती लेके भागे, ऐसा तो नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए क्या चाहिए, अभी फॉरेन से कपड़ा नहीं मंगा सकते तो खुद इंडिया में कपड़ा बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम इंडिया में खादी चलता था, ठीक है, और खादी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब आप ही बात करो ना, जो आप सरोजनी नगर, दिल्ली, न्यू दिल्ली में सरोजनी नगर है ना, वहां जाके कपड़े खरीदोगे कॉटन के तो सस्ते कपड़े मिल जाते हैं आपको वहां पे। लेकिन अगर आप खादी खरीदोगे किसी बड़े से शोरूम से, ठीक है, तो वहां पे खादी, जाहिर सी बात है, वो जो सरोजनी नगर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं उससे ज्यादा महंगा होता है वो खादी का कपड़ा। तो इसीलिए ये जो खादी का कपड़ा है ये गरीब आदमी ना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि जोश जोश में मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने कुछ भी जुगाड़ वुगाड़ करके एक बार खादी खरीद लिया, लेकिन पूरे परिवार के लिए कैसे खरीदूं? मान लो पूरे परिवार के लिए भी खरीद लिया तो एक कपड़े में थोड़ी जिंदगी चलती है, और भी तो कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो इतना पैसा नहीं था। जो पुअर लोग थे उनके, वो क्या कर सकते थे, खादी क्लोथ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बचा क्या, फूल पत्तियां नहीं। तो इसीलिए जो कॉटन मिल्स थे, जहां पे ब्रिटिशर्स के जो इंडस्ट्रीज थे जहां पे वो कॉटन का कपड़ा बना करते थे, वो सस्ता था, इसीलिए उन्हें उस सस्ते कपड़े पे शिफ्ट होना ही पड़ा। सेकंड चीज आ जाती है कि इन्होंने क्या कर लिया, टीचर्स ने क्या कर लिया, दे लेफ्ट देयर टीचिंग, स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, लर्निंग ही छोड़ दी। जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिया, कोर्ट जाना छोड़ दिया। लेकिन भैया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसीलिए अभी देखो, जो स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ाई करना तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनको पैसा कमाना था। पैसा कैसे कमाएंगे, जॉब जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, लेकिन जॉब ही तो नहीं जा सकते थे क्योंकि हमने बॉयकॉट कर लिया। अब वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो होने चाहिए। अगर हम ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश के कॉलेजेस में नहीं जा सकते तो इंडियन कॉलेजेस में जाएंगे, अगर उनके द्वारा एस्टैब्लिश कोर्ट्स में नहीं जाएंगे तो इंडियन कोर्ट्स में जाएंगे। इंडियन कोर्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंडियन स्कूल्स, ये तो थे ही नहीं, है सही बता रहा हूं। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं। जितने स्कूल्स थे, जितने कॉलेजेस थे, जितने कोर्ट्स थे, सब ब्रिटिशर्स ने द्वारा लगाया। तो फिर पैसा कहां से आएगा, उन्हें क्या काम करना पड़ेगा। तो मजबूरन इन्होंने पहले छोड़ दिया, लेकिन देयर वाज एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए उन्हें फिर मजबूरन उन इंस्टीट्यूशंस में रिटर्न करना पड़ा। तो इवन दो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हुआ, इनफैक्ट द बेस्ट हुआ, अभी हम जितने पढ़ेंगे उसमें से बेस्ट था, लेकिन तभी भी इसमें भी कुछ चैलेंजेस आए थे। आई होप ये एक टॉपिक समझ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसी मूवमेंट के एक दूसरे आईने पे। अब जो हमें पढ़ना है वो आ जाता है कि ये नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज में कैसे फैला था। तो अभी एक बात बता देता हूँ, ये जो अवध पीजेंट्स थे, यानी कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी या कोई ऐसे गांव वगैरह का इलाका रहता था, वहां पे जो लोग रहते थे, वहां पे जो किसान रहते थे, जो फार्मर्स रहते थे, जो पीजेंट्स रहते थे, वो कभी भी डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते थे, वो उनको डायरेक्टली ऑप्रेस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि होता क्या था, जो मेन प्रोमिनेंट बड़े बड़े बिग सिटीज है, जैसे कैलकाता हो गया,
गया, मद्रास हो गया, इन पे तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो कंट्री साइड की पॉपुलेशन है ना, जो रूरल एरियाज की पॉपुलेशन है, उसमें कभी भी ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता था। अब उनका काम, जो ब्रिटिशर्स थे उनका इन गांव के पीजेंट से क्या काम था, इनसे रेवेन्यू लेना था उनको, रेवेन्यू, लेकिन ये कभी भी गांव के लोगों से डायरेक्टली नहीं लिया करते थे। ये क्या करते थे, ये हर रीजन के लिए, हर कंट्री साइड के लिए, हर एक गांव के लिए क्या करते थे, तौलुकदार और लैंडलॉर्ड्स को क्या करते थे, हायर करते थे। और फिर ये तौलुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स इन पीजेंट से क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे टैक्स ले लेते थे, और फिर ये टैक्स तौलुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे। तो इसीलिए इनको डायरेक्टली कौन ऑपरेस कर रहा है, इन पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे हैं, ये जो लैंडलॉर्ड्स एंड तौलुकदार है ये इनको ऑपरेस कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनसे रेंट चार्ज कर रहे हैं, ये इनसे टैक्सेस ले रहे हैं, ये इनसे बेगार करा रहे हैं, बेगार यानी क्या, फोर्स लेबर करा रहे हैं, पैसा नहीं देना, लेकिन आपको हमारे खेत में ही काम करना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब इनका खुद का लैंड भी नहीं है, इनसे इनका लैंड कभी भी छीन लिया जा सकता है, क्योंकि इनका तो लैंड है नहीं। तो ये जिस लैंड पे काम कर रहे हैं उस लैंड की हमेशा डर रहता है कि वो माइक चालू है या नहीं है। तो क्या मैं क्या कह रहा था कि हमेशा इनको डर रहता है कि ये जिस लैंड पे इतने सालों से काम कर रहे हैं इनसे कभी भी ये छीना जा सकता है, तो उनके पास कोई लैंड सिक्योरिटी भी नहीं है ना। तो ये सारे कुछ चीज़ें थे जिसकी वजह से अवध पीजेंट्स को ऐसा लगता था कि उन्हें ऑपरेस किया जा रहा है। अब अवध पीजेंट्स को लीड करने के एक प्रोमिनेंट लीडर का नाम क्या था, बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी, अभी मतलब जब मूवमेंट चलते थे तब ये सन्यासी थे, लेकिन ये पहले फीजी में, फीजी इज अ कंट्री, तो फीजी में एक इंटेंडेंट लेबर है ना, जो जबरदस्ती उनको वहां भेजा गया और वो वहां पे काम करते थे। सो ही वॉज इंटेंडेड लेबर फीजी के, लेकिन अभी एक सन्यासी थे और ये इनके साथ भी ऑपरेशन हुआ था, तो इसीलिए ये इन अवध पीजेंट्स को क्या करते थे, मदद किया करते थे। इनके एक प्रोमिनेंट लीडर जैसे इमर्ज हुए थे ये। अब इनकी जो युद्ध था, इनको कौन ऑपरेस कर रहा था, तौलुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। क्यों, क्योंकि इनसे बहुत सारे टैक्सेस लिया करते थे, रेंट्स लिया करते थे। उनको जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स करना था कि ये बेगार करो, हमको नहीं करना बेगार, हम क्यों फोर्सली काम करें, लेकिन तभी भी एक प्रेशर रहता था कि आपको बेगार करना है। कौन देता था ये प्रेशर, तौलुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। तो वो और ऑपरेस हुए। फिर उनको बोला जाता था कि उनके पास, अच्छा टेनेंट्स के पास थी ना नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी यानी क्या, वो जिस लैंड पे काम कर रहा है उस पर उसकी सिक्योरिटी ही नहीं है, कभी भी ले लेंगे, कभी भी कोई और लैंड दे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, हमको वो भी नहीं पता। तो इसीलिए इतना सारा ऑपरेसिव नेचर जो था तौलुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स का, इनके अगेंस्ट मूवमेंट चलाते थे अवध पीजेंट्स, जिनके एक प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र। ये समझा। अभी इनकी डिमांड क्या थी, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी तो इनको कुछ ऑफर करना पड़ेगा ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये इन्होंने, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर ज्वाइन करें तो हमारी कौन सी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। पहली चीज, आप हमसे जो रेंट्स ले रहे हो, रेवेन्यू ले रहे हो, जो पैसे ले रहे हो आप, ठीक है, वो जो पैसे है, वो जो रेवेन्यू चार्ज किया जा रहा है हमसे, उसको कम कर दो, ठीक है। हमसे जो फोर्स लेबर किया जा रहा है, जिसे बेगार कहते हैं, उस बेगार का आप अबॉलिशन करा दो। और ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है, तौलुकदार है, जो हमें ऑपरेस कर रहे हैं, इतने टाइम से हमें दबाव बना रहे हैं, हम पे अन्याय कर रहे हैं, इनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। इन्हें पूरे सोसाइटी में जलील करना चाहिए, ठीक है। इन्हें मतलब इनको ऐसा कुछ करो कि इनको शर्म आए इनके कर्मों पे, ठीक है, इनको बेइज्जत करना चाहिए, ऐसा मानना था। ऐसी कुछ डिमांड्स थी किसकी, अवध के पीजेंट्स की, ये समझे। अब फिर इन लोगों ने क्या किया, अब ये कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने ना नाई धोबी बंड्स ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया। समझो नाई क्या होता है, नाई यानी क्या, जो बाल काटता है, द बार्बर, एंड धोबी क्या, जो कपड़े धोता है, वॉशरमैन। अभी नाई धोबी आज के ज़माने में बहुत कॉमन नहीं है। धोबी के पास जा दो, कपड़े दे दो, कपड़े धो के ला लेगा, है ना। किसी भी नाई के पास चला दो, तुम्हारे अच्छा से एकदम हेयर स्टाइल करके आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते थे, इन्होंने सोचा कि ये जो नाई एंड धोबी जैसी बेसिक सर्विसेज है, कभी भी आप सलून जाके बाल कटा सकते हो, कभी भी धोबी के पास जाके कपड़े दे सकते हो। तो इनका ऐसा मानना था, ये जो पेजेंट्स थे, इनका ऐसा मानना था कि ये जो बेसिक सर्विसेज है, जो किसी को भी अवेलेबल होती है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल होती है, इन सर्विसेज से हम इनको डिप्राइव कर देंगे। मतलब ये हम पे अन्याय कर रहे हैं ना, तो इसीलिए अब हम इनके कपड़े भी नहीं धोएंगे, इनके बाल भी नहीं काटेंगे। लो, खुद काटना है काटते बैठो, खुद धोना है खुद धोते बैठो, हम तो नहीं करेंगे। सो नाई धोबी बंस को ऑर्गेनाइज किया गया टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम द बेसिक सर्विसेज लाइक बार्बर्स एंड वॉशरमैन, ठीक है। अब इनके ग्रीवियंसेस को, इनके परेशानियों को एड्रेस करने के लिए, इनका समाधान निकालने के लिए जो मतलब अक्टूबर 1920 में ओद किसान सभा जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र के द्वारा बनाई गई। क्यों, ताकि इनके समस्याओं को एक समाधान मिल सके, उसके बारे में हम कुछ चीजें डिस्कस कर सके, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या था, जून 1920 में जो जवाहरलाल नेहरू आए थे, वो अवध में आए थे और उन्होंने अवध में जितने जो प्रॉब्लम्स, जो ग्रीवियंसेस, जो परेशानियां जो ये लोग फेस करते हैं, कौन, अवध के पीजेंट्स, इनको समझा। एंड अक्टूबर 1920 आते आते इन्होंने और बाबा रामचंद्र ने
ओद किसान सभा को सेटअप कर दिया। अब कांग्रेस को क्या लगा कि ये अपना एक युद्ध लड़ रहे हैं, अब हम इनके युद्ध को हमारे युद्ध में ज्वाइन कर लेंगे। मतलब हमको क्या चाहिए, इनका पार्टिसिपेशन, हम इनकी कुछ डिमांड्स पूरी कर लेंगे, बदले में ये हमें एक पार्टिसिपेशन देंगे। ठीक है, ये जब हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका स्ट्रगल एक वाइडर स्ट्रगल बन जाएगा। इनका स्ट्रगल क्या है, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड से हमको फ्री करा दो, और पूरे मतलब कांग्रेस का स्ट्रगल क्या है कि पूरे भारत को ही हमें लिबरेट कराना है। तो इनके जब हम इन चीजों को मतलब इन लोगों को हमारे अंदर इंक्लूड कर देंगे, तब हम क्या कर रहे हैं, इस इनके स्ट्रगल को एक वाइडर स्ट्रगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज समझी। तो अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होना चालू हुआ, तो मैंने क्या तुम्हें बताया था कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन का जब पार्टिसिपेशन हुआ, सो इट वाज लाइक एज कांग्रेस एक्सपेक्टेड। कांग्रेस ने जैसा सोचा था कि हाँ मूवमेंट ऐसा ही होना चाहिए, तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही मूवमेंट हुआ। लेकिन जब अवध पीजेंट्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया, तो वो ऐसा नहीं हुआ जैसे कांग्रेस ने एक्सपेक्ट किया था। इट टर्न्ड आउट इन अ वे कांग्रेस वाज अनहैप्पी विथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, वायलेंस का यूज किया। इन्होंने तालुकदार लैंडलॉर्ड्स पे अटैक किया। इन्होंने उनके जो मतलब खेत मतलब इनके पास जो भी ग्रेन्स वगैरह हुआ करते थे, उस ग्रेन्स को लूटना चालू कर दिया। इन्होंने बाजार्स को भी लूटना चालू कर दिया। ठीक है, अब बहुत से विलेजेस, अब एक बात बताता हूं, आप इसमें भी पढ़ोगे स्वराज, अब मैं आपको प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में भी बताऊंगा, उसमें भी पढ़ोगे। यहाँ पे क्या होता है, लोग खुद ही की कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस बना लेते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, मतलब आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है कि ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस वर सैंक्शनड ऑन द नेम ऑफ गांधी जी। मतलब जितने भी कर्म कांड होते थे उस पर गांधी जी का नाम लेते थे। मतलब तुमने उसको क्यों मारा, गांधी जी ने बोला था, है ना, गांधी जी ने बोला था। तुमने इसके लैंड पे क्यों कब्जा किया, गांधी जी ने बोला था। वो गांधी जी भी सोच रहा है मैंने थोड़ी कुछ बोला था। तो ये खुद ही से इंटरप्रिटेशंस करते थे। इनको जो करना है कर्मकांड वो करते थे, फिर पूछते थे क्यों किया, तो बोलते थे गांधी जी ने बोला था, जबकि गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, खुद ही की इंटरप्रिटेशंस लगा रहे। तो अवध में भी ऐसे ही हुआ। बहुत से विलेजेस में जो वहां के लोकल लीडर्स थे, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया कि गांधी जी ने बोला है कि अभी किसी को भी कोई टैक्स नहीं देना, और ये जो बड़े बड़े तालुकदार लैंडलॉर्ड्स का लैंड है ना, ये सबके टुकड़े होके आप सारे पीजेंट्स ने बांट देंगे। बल्ले बल्ले। लेकिन ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं गया था। तो इसीलिए ऐसे कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस थे। हाँ, भारी इंग्लिश का शब्द है। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन का इसमें रोल क्या था, फिर प्लांटेशंस का, और फिर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करेंगे। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब जब हमने कंट्री साइड के बारे में बात की, तो हमने अवध पीजेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन ने अपना रोल कैसे निभाया, किसके एग्जांपल से। सो आंध्र प्रदेश में एक गुड्डम हिल्स रहा करते थे, जहां पे एक ट्राइबल पॉपुलेशन रहा करती थी। हम उसी ट्राइबल पॉपुलेशन से समझेंगे कि ट्राइबल पार्टिसिपेशन इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कैसा था। ये चीज समझ गई। अब हुआ क्या था, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो ऑप्रेस कैसे हो रही थी, क्योंकि जब तक हम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा तब तक हम आवाज कैसे उठाएंगे। तो इन पर अत्याचार हो कैसे रहा था। तो अभी इनके जो बड़े बड़े जो पूर्वजों से मतलब क्या होता था, इनका जो पूर्वज है, तो बहुत पूर्वजों से ये क्या करते थे, एक फॉरेस्ट लैंड पे रहते थे, वहीं पे खेती करते थे। इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन ही उस फॉरेस्ट एरियाज पे बना दी थी। ये वहां की लकड़ियों को कलेक्ट करते थे, फ्यूल की तरह यूज करते थे, वहां के फ्रूट्स को कलेक्ट करके खाते थे। तो इसीलिए इनका जो पूरा लाइवलीहुड था, जो रहन सहन था, जो जीवन था, वो किस पे डिपेंडेंट था, फॉरेस्ट एरियाज पे। और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज पे पाबंदी लगा दी किसने, गवर्नमेंट ने, कॉलोनियलिज्म ने। तो अभी इन लोगों को, ये लोगों का घर था वो एक जमाने में, और इन लोगों को ही अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया। उनको बोला कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। अब इनके जो भेड़ बकरियां रहते थे वो घास वगैरह कहां से खाएंगे, फॉरेस्ट से। तो उनके जो कैटल्स हैं वो ग्रेज नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर दिया। एट द सेम टाइम वो अपने, अब ये जो लोग थे, ठीक है, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ये फ्यूल वुड और फ्रूट्स भी नहीं कलेक्ट कर सकते थे। फ्यूल यानी क्या, जिसे आप जला के खाना वाना पका सकते हो, तो उसके लिए वो लकड़ियों का यूज करते थे। तो फ्यूल वुड, और वहां खाने वाने के लिए फ्रूट्स तो चाहिए ना, तो इसीलिए फ्रूट्स। तो फ्यूल वुड और फ्रूट्स करने से भी, मतलब ये फॉरेस्ट का क्या काम होता था कि आप अपने कैटल्स को ग्रेज करो और फ्यूल वुड और फ्रूट्स कलेक्ट करो। लेकिन ये सारी चीजों को ही कलेक्ट करने से पाबंदियां लगा दी थी गवर्नमेंट ने। ये चीज समझ गई। अब उनको क्या लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा लाइवलीहुड, रहन सहन, जीवन, ये तो तुमने ले ही लिया, लेकिन साथ साथ तुमने हमारे ट्रेडिशनल राइट्स भी ले लिया। मतलब हमारा ट्रेडिशन ही ये कहता है, हमारे पूर्वजों से हम इस लैंड पे रह रहे हैं, है ना, यहाँ के लकड़ियां काट के उसको फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे भेड़ बकरियों को यहीं पे चराते हैं हम। तो तुम अगर हमसे यही हक छीन लोगे तो तुम तो हमारा ट्रेडिशन, कल्चर छीन रहे हो यार। हमारा रहन सहन तो छीन रहे हो, लेकिन हमारा कल्चर, ट्रेडिशनल राइट्स भी छीन रहे हो तुम। तो इसीलिए ये जो आंध्र प्रदेश के गुड्डम हिल्स में रहने वाले ट्राइबल्स थे,
ये इनसे नाराज थे। अब एक चीज बता देता हूं, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी ना, ये मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर करता था। मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर ये छत्रपति शिवाजी महाराज भी क्या करते थे। व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन करता हूं। मतलब होता क्या है, जब आपकी आर्मी कहीं से जा रही है, मान लो किसी फॉरेस्ट एरिया से जा रही है, तो जो गुरिल्ला वॉरफेयर करने वाले हैं वो उस फॉरेस्ट में छुप जाएंगे कहीं तो भी। एंड जब इसकी आर्मी, मान लो मेरी आर्मी है, मैं अपनी आर्मी लेके जा रहा हूं और तुम्हारी जो आर्मी है वो ऐसे मतलब पेड़ों वगैरह के पीछे छुपी है। एंड जब मेरे आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं रहेगी, क्योंकि आप नॉर्मली फॉरेस्ट से जा रहे हो, सारी जगह बहुत ज्यादा सुनसान एरिया है, तो आपको नहीं लगेगा ना कि कोई अचानक आप पे आकर वॉर करे, तो आप रेडी नहीं रहोगे, आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे वॉर में, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वॉर आ सकता है, ना आप ना आपके सोल्जर्स। तो इसीलिए जब सडन अटैक होगा तो आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहोगे और आप हार जाओगे ऐसी कंडीशंस में। तो इसी को कहते हैं मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर। लेकिन मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं। अटैक्स मतलब क्या, वायलेंस। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और कांग्रेस और गांधी जी, ये सारे लोग क्या चाहते थे कि भैया कुछ भी करना है लेकिन अहिंसा परमो धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करना है, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो इसीलिए इस मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर को तो कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। अब अगली चीज, ये लोग इन रीजंस की वजह से ऑलरेडी नाराज थे, किससे, कॉलोनियलिज्म से। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इस गवर्नमेंट ने बोला कि आपको यानी ट्राइबल्स को क्या करना पड़ेगा, बेगार करना पड़ेगा। यही अवध पीजेंट्स में हमने जो बेगार देखा था, तो वही बेगार करना पड़ेगा। क्यों, रोड बिल्डिंग के लिए, हमारे रास्ते बनाओ। तो अभी उनको बोला आता माझी सटकली, और उन्होंने बोला अब तक जो सह रहे थे सहे, अब हम रोड बेगार भी करें, तेरी तो ढक्की टिकी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, कैसे किया, मतलब मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर। अभी इन्हीं रिवोल्ट्स में इनके एक बहुत लोकल लीडर थे और बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। क्या था उनका नाम, अल्लूरी सीतारामन राजू। अब इन्हीं के बारे में कुछ कहानियां बताई गई हैं। ये जो थे, ये बड़े अजीब, मतलब बहुत अलग किस्म के इंसान थे। इनको मतलब ये ऐसे क्लेम क्या करते थे, ऐसे मतलब लोगों को बताते थे कि मेरे पास बहुत सारे पावर्स है, मैं जो लोग इंजर्ड है उनको हील कर सकता हूँ, मुझे कोई बंदूक भी मार दे तो भी मैं सहन कर सकता हूँ, आई कैन सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और मैं फ्यूचर में होने वाली चीज़ों की भविष्यवाणियां कर सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, लोगों को हील कर सकता हूँ और बुलेट्स को सर्वाइव कर सकता हूँ। और वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे वो अल्लूरी सीतारामन राजू से इतना ज़्यादा इंप्रेस थे, इतना ज़्यादा कैप्टिवेटेड थे कि उन्होंने तो ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि ये रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड है, मतलब खुद भगवान अल्लूरी सीतारामन राजू के रूप में हमारे धरती पे इन्होंने जन्म लिया है। सो उनको रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड ही डिक्लेयर कर दिया। अब जो अल्लूरी सीतारामन राजू थे, गांधी जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वो गांधी जी के ग्रेटनेस के बारे में बात करते थे। उन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन था उनको बोला, उनको समझाया कि आप क्या करो, आप खादी पहनो और जो दारू वारू आप पीते हो ना, सो आप अपनी ड्रिंकिंग को गिव अप कर दो। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिखी क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। अब हुआ क्या था, अल्लूरी सीतारामन राजू इनको फेवर तो करते थे, लेकिन अल्लूरी सीतारामन राजू का एक कंसर्न था, वो एक चीज़ से उनके ओपिनियंस और गांधी जी के ओपिनियंस नहीं मिलते थे। वो क्या था, गांधी जी बोलते थे कि हमें अहिंसा का यूज करना है, नॉन वायलेंस एट एवरी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, सॉरी, ठीक है। तो अभी लेकिन अल्लूरी सीतारामन राजू को ये लगता था कि अगर हमें एक्चुअली रिवोल्ट करना है, अगर इन ब्रिटिशर्स को धक्के मार के हमारे भूमि से हटाना है, तो आपको वायलेंस का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नॉन वायलेंस से ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो फिर इन्होंने क्या किया, इस ट्राइबल पॉपुलेशन ने अपने मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर से ही, यानी वायलेंस का इस्तेमाल करके ही क्या किया था, इन जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, जो कोलोनियलिज्म था, इसके अगेंस्ट क्या किया, फाइट्स करना चालू कर दिया। एंड फाइनली 1924 आते आते अल्लूरी सीतारामन राजू को पकड़ा गया और उनको मार दिया गया, लेकिन तभी भी इनके फाइट्स जारी थे। तो ये था इनका पॉपुलेशन, कहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब हम इसका लास्ट पहलू जो पढ़ेंगे, लास्ट नजरिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो हम पढ़ेंगे कि प्लांटेशन वर्कर जो रहते थे उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हम चौरी चौरा का इंसिडेंट पढ़ेंगे, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना 1922 में खत्म हो गया था, फरवरी 1922 गोरखपुर के चौरा चौरी में एक इंसिडेंट हो गया था, मतलब लोगों ने वायलेंस करना चालू कर दिया था। तो इसीलिए फिर गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि ये वायलेंस कर रहे हैं तो इसे और बेटर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं है कोई मूवमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को छोड़ दिया। फिर अचानक से 1930 एंड 1931 के दौर पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, यानी ऑलमोस्ट 10 साल का गैप था। अब इन 10 सालों में क्या हुआ हम ये भी पढ़ेंगे। आई होप ये सारी चीजें समझी होगी। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांटेशंस में प्लांटेशन वर्कर्स का क्या रोल था।
अब हमें पढ़ना है कि इन प्लांटेशन वर्कर्स का नॉन कॉपरेशन के टुवर्ड्स वर्क क्या था। अब चैप्टर 4 का एक टॉपिक है प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, तो वहां पे प्लांटेशंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो बनाना प्लांटेशंस होते हैं, टी प्लांटेशंस होते हैं, टी गार्डन नहीं, टी के प्लांटेशंस होते हैं, कॉफी के प्लांटेशंस होते हैं। तो जब टी प्लांटेशंस के बारे में हम बात करते हैं ना, तो टी प्लांटेशंस का एक प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर हो जाता है असम। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में एक चैप्टर भी आपको टी फ्रॉम असम है ना, एम आई राइट। तो मतलब चीजों को लिंक करके समझोगे तो एसएसटी इतना आसान, मतलब इतना हार्ड और इतना रट्टू नहीं लगेगा। जस्ट खुद के रियल लाइफ इंस्टेंसेस से उससे रिलेट करो एंड एसएसटी विल बी एज इजी एज आपके जितना भी फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब असम प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें तो हमने देखा कि अगर जैसे ही हम सोशल ग्रुप बदल देते हैं तो लोगों का स्वराज को देखने की तरफ, फ्रीडम को देखने के टुवर्ड्स का नजरिया अलग होता है। जैसे अवध पीजेंट्स का क्या था, फ्रीडम को देखने का नजरिया, तो उनको क्या चाहिए था, सोशल बॉयकॉट चाहिए था। किनका, लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स का। जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उनका फ्रीडम का मतलब क्या था कि जो फॉरेस्ट एरिया उनसे छीन लिया गया वही फॉरेस्ट एरिया उन्हें वापस दे दो। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इन असम प्लांटेशन वर्कर्स की, तो इनका नजरिया फ्रीडम के लिए क्या था, इनका नजरिया कुछ ऐसा था कि इनको क्या कर दिया। अच्छा, पहले आपको इसके लिए इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बता देता हूं। सो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एक एक्ट था जो 1859 में लॉन्च किया गया था। अब इस एक्ट के चलते जो प्लांटेशन वर्कर्स है जो टी गार्डन्स में काम कर रहे हैं, तो एक कन्फाइंड जगह है टी गार्डन्स, प्लांटेशंस, तो भले ही बड़े बड़े फील्ड होंगे जिनमें टी प्लांटेशंस लगाई जाए होगी, लेकिन वो जितने भी हेक्टर्स या जितने भी एकर्स का एरिया है उस एरिया से बाहर आप नहीं जा सकते विदाउट एनी परमिशंस। और इनको ना ऐसी परमिशंस दिए भी नहीं जाते थे। जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे वो जब इन्हें परमिशन देंगे कि हाँ आप जा सकते हो इन लैंड्स को, मतलब इन टी गार्डन्स को छोड़ के, तभी वो जा सकते थे। लेकिन इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसी परमिशंस कभी दिया ही नहीं करते थे, ठीक है। तो इनको क्या था कि हम जिस प्लेस में कन्फाइंड है, जहां पे हमारा प्लांटेशंस का काम होता है, वहां हम रह सकते हैं, लेकिन बस हम उधर ही रह सकते, वी आर कन्फाइंड इन इट। हमारी फ्रीडम को क्या कर लिया, लॉक कर दिया, क्योंकि हम उसके बाहर जा ही नहीं सकते। तो इनका फ्रीडम का ये मतलब था कि हम कभी जब चाहे, मतलब जब मर्जी चाहे तो प्लांटेशन के अंदर, मतलब उस फील्ड के अंदर, और जब मर्जी चाहे बाहर, तो हम क्या कर सके, वी शुड मूव इन एंड आउट फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, है ना। जिस छोटी सी जगह पे टी प्लांटेशंस में रखा जा रहा था, उससे वो अंदर बाहर कभी भी उनका मन करे तो कर सकते हैं। और अभी वो टी गार्डन्स में काम कर रहे थे, लेकिन उनका भी तो कोई गांव होगा ना जहां से उनको उठाया जा रहा था। तो उनका ऐसा था कि हम अपने गांव वालों के साथ एक रिटेनिंग लिंक लाए। रिटेन यानी क्या होता है, रिटेन यानी जब आप किसी चीज को खोते नहीं हो। तो ये जो लिंक है, हमारा जो कनेक्शन है हमारे गांव वालों के साथ, ये कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। सो दे शुड हैव अ रिटेनिंग लिंक फ्रॉम द विलेज दे केम फ्रॉम, जिस विलेज से वो आ रहे हैं उसके साथ एक रिटेनिंग लिंक, ना टूटने वाली एक लिंक चाहिए, ठीक है। अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में तो हमको बता ही दिया कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनको टी गार्डन से बाहर नहीं जाने दिया जाता था विदाउट एनी परमिशन, और उनको ऐसे परमिशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दिया भी नहीं करते थे। तो प्लांटेशन वर्कर्स ने जब मतलब एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा, एग्जाम में एनसीएम नहीं लिख के आना है, एग्जाम में पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिख के आना है। वो बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने एनसीएम लिखता हूं, नॉन कॉपरेशन ही लिख के आना, ठीक है। तो अभी जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन के बारे में सुना तो उनकी जो अथॉरिटीज थी, यानी वो जिनके अंडर थे, जिनको उनके ऑर्डर्स मानने चाहिए थे, प्लांटेशन वर्कर्स को जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स को मानना था, उन्होंने अपनी अथॉरिटीज को, उन ऑफिशियल्स को क्या कर लिया, डिफाई कर दिया। उन्होंने बोला हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो जिस प्लांटेशन में रहते थे उन्होंने वो प्लांटेशन छोड़ दिया, और जिस गांव में वो रहते थे पहले, जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, है ना, तो उनके होम टाउन से उन्होंने क्या कर लिया, वो अपने होम टाउन की तरफ चल पड़े। अब इन्होंने भी कुछ मिस इंटरप्रिटेशन की, जैसे हमने गवर्नमेंट अवध पीजेंट्स की मिस इंटरप्रिटेशंस के बारे में क्या पढ़ा था कि वहां के लोकल लीडर्स ने ऐसा फैला दिया कि आपको टैक्स नहीं भरना है, और जो जितना भी बड़ा बड़ा लैंड है वो पीजेंट्स के मतलब पीजेंट्स के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनका मिस इंटरप्रिटेशन क्या था, इनको ऐसा लगा कि जब गांधी राज आएगा, है ना, जब नॉन कॉपरेशन की बारी आएगी, जब गांधी जी पूरे भारत को चलाएंगे, तो उस गांधी राज में इनको खुद ही के विलेज में अपना एक क्या दिया जाएगा, लैंड दिया जाएगा फ्री में। तो ऐसी इनकी मिस इंटरप्रिटेशन थी। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने अपने ही मन से समझ लिया कि गांधी जी ने बोला होगा। तो गांधी जी ने क्या ऐसा कुछ बोला था, नहीं, लेकिन उन्होंने खुद से समझ लिया, यानी इन्होंने क्या कर लिया, उसे मिस इंटरप्रेट कर लिया, गलत तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब जब ये चले गए तो वहां पे स्ट्राइक्स हो रहे थे, है ना, आंदोलन वगैरह हो रहे थे। कुछ जो रेलवे वर्कर्स थे वो अपना आंदोलन चला रहे थे, जो स्ट्रीमर्स थे वो अपना आंदोलन चला रहे थे। तो इसी आंदोलन के मतलब ये जाने वाले थे अपने घर पे, लेकिन इन आंदोलन चल रहे थे तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग थे। तो मतलब जैसी जाहिर सी बात है ना, अगर बड़े आंदोलन हो तो आप भी इधर से उधर जाने में आपको तकलीफें आ जाती है, ट्रैफिक की सिचुएशन आ जाती है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से ये घर तो निकले थे, लेकिन रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक की वजह से वो घर जा नहीं पाए, वो वहीं पे अटक गए। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत मारा, ठीक है। तो इसीलिए इनका मोह हो गया। लेकिन इसके बाद हमको यह बताया जाता है कि भले ही
हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने अलग अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हर एक के फ्रीडम को देख के अलग अलग नजरिए थे, ईच एंड एवरी वन हैड देयर डिफरेंट नोशंस टुवर्ड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टुवर्ड्स फ्रीडम। लेकिन नॉन कॉपरेशन का जो एजेंडा था कि हमें हर घर में हर एक इंसान का योगदान चाहिए किसी एक मूवमेंट के लिए, वो एक ऑब्जेक्टिव आ गया था। पहली बार पूरा भारत एक मूवमेंट के लिए इकट्ठा हुआ था, यूनाइटेड हुआ था, जब सबका एक पर्पस था। ठीक है, तो अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना सक्सेसफुल था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुआ? तो बंद इसलिए हुआ कि मतलब चौरी चौरा का एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से बंद हुआ। अब चौरी चौरा गोरखपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक जगह है चौरी चौरा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये यूपी में आता है, ठीक है, ये मैप वर्क के लिए आ सकता है, तो इसलिए इसको भी देख लो। तो वहां पे क्या हो गया था, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में जो नॉर्मल लोग थे, उन नॉर्मल लोगों ने अटैक, मतलब जो नॉर्मल सिटीजन वगैरह थे, उन्होंने इन पुलिस स्टेशन पे अटैक कर लिया, और उस मतलब वो जो पुलिस स्टेशन था उसको आग वाग लगा दी, जिसकी वजह से 22-23 लोगों की, वहां 22-23 पुलिस ऑफिशियल्स की वहां पे मौत हो गई। तो क्या हो गया, वायलेंस हो गया, और इतना गंदा वायलेंस हो गया कि 22 से 23 लोग जिंदा जल गए। अब जब ये खबर गांधी जी को पता चली, ये चौरी चौरा का इंसिडेंट फरवरी 1922 में हुआ था, तो जब गांधी जी को इस बात की खबर पड़ी तो गांधी जी का माथा सटक गया। उन्होंने बोला, मैं इतने टाइम से बोल रहा हूं कि अहिंसा करो, नॉन वायलेंस, अहिंसा नॉन वायलेंस, और तुम इतना वायलेंस कर रहे हो, तुमने लोगों को जला दिया। तो इसीलिए गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि अभी ये जो लोग हैं ना, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है कि आप नॉन वायलेंटली कैसे आप इस मूवमेंट को चला सकते हो, कैसे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, इस मूवमेंट को आगे चला सकते हो अहिंसा का इस्तेमाल करते हुए। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये चीज समझ गई। और ये जो इंसिडेंट फरवरी 1922 के बाद हुआ, इन्होंने फिर क्या सोचा कि अभी सबको हम ट्रेन करेंगे और फिर उसी के बाद हम कोई मूवमेंट चलाएंगे। तो इस इंसिडेंट को देखते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड हो गया। इसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ होगी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-1931 में चालू होता है, तो बीच में जो चीजें अब हम वो पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर समझाओ। थैंक यू।